वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बेसिकली बैलेंस शीट क्या होता है ये हम सब लोग 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने 11th क्लास में इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है वो और भी अच्छे से समझेंगे। सो बेसिकली बने रहिए। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमें किसी भी बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल को बतलाता है। बैलेंस शीट क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी भी बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल को बतलाता है। ठीक है यहाँ तक? तो चलिए बैलेंस शीट को शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट आराम से समझते हैं कि बैलेंस शीट क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। किस चीज का भाई? एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में। किसी बिजनेस में कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है और उस बिजनेस में कितना कैपिटल है, उसे बतलाता है बैलेंस शीट। बेसिकली जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, नॉर्मल जो बिजनेस होते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी, इन सब बिजनेस में कोई ना कोई ऑनर होता है और उस ऑनर के द्वारा जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम बात करें किसी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की या एनपीओ की, तो ऐसे में वहां पे कोई ऑनर होता ही नहीं है। एक्चुअली एनपीओ को रन करने के लिए कुछ मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर्स के द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया जाता है उसे हम लोग सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो ऐसे में यहां पर कोई ऑनर ही नहीं है और अगर ऑनर नहीं है तो हम कैपिटल किसको कहेंगे? सो बेसिकली यहां पर कैपिटल को कैपिटल ना कहकर कैपिटल फंड कहा जाता है। ठीक है, ओके। एक्चुअली इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल फंड ऑफ अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक की बात हो गई। कैपिटल फंड क्यों कहा गया ये भी हमने आपको बतला दिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट is prepared at the end of accounting period after preparing income and expenditure account। सिंपल सा पॉइंट है कि सर बैलेंस शीट कब बनाया जाता है? तो बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है और एट द एंड ऑफ द ईयर, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बनाने के बाद बैलेंस शीट को बनाया जाता है। यहां तक की बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, एनी सरप्लस। सर ये सरप्लस कहां से आता है? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसे या तो सरप्लस कहते हैं या डेफिसिट कहते हैं। अगर फायदा होता है तो वो सरप्लस कहलाता है और अगर नुकसान होता है तो वो डेफिसिट कहलाता है। तो सरप्लस हो या डेफिसिट हो, ये कहां से आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बैलेंस को ही सरप्लस या डेफिसिट कहा जाता है। तो एनी सरप्लस और डेफिसिट इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल फंड। सर बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड होता है उसमें हम लोग सरप्लस को या डेफिसिट को, बेसिकली सरप्लस हो तो प्लस कर देते हैं और डेफिसिट हो तो माइनस कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एनी सरप्लस और डेफिसिट इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल फंड ऑफ बैलेंस शीट। ये समझ में आ गया? अभी तक 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए, एक बार रिपीट करता हूं। बैलेंस शीट क्या है? बेसिकली बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल फंड ऑफ बिजनेस। ठीक है। दूसरा पॉइंट, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आफ्टर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद ही बैलेंस शीट को हम लोग बनाते हैं। तीसरा पॉइंट, एनी सरप्लस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो सरप्लस निकलता है या डेफिसिट मालूम होता है, उस सरप्लस या डेफिसिट को हम लोग बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में जाकर के ट्रांसफर करते हैं। सरप्लस को जोड़ देते हैं और डेफिसिट को माइनस कर देते हैं। 3 पॉइंट डिस्कस हो गए। चलिए, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट,
इन ऑर्डर टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाते समय फर्स्ट यानी पहले वी हैव टू थिंक, हमें ध्यान देना है अबाउट कैपिटल फंड। सबसे पहले हमें कहां ध्यान देना है? कैपिटल फंड। सर अगर हम किसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उसमें बैलेंस शीट बनाने को भी कहा गया है, तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि उस क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया गया है या नहीं दिया गया है। अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कैपिटल फंड नहीं दिया गया है तो हमें कैपिटल फंड मालूम करना होगा। सर एक बार फिर बोलिए, क्या क्या बोल गए आप? हम ये कह रहे हैं कि अगर हम बैलेंस शीट बनाने को तैयार हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो फर्स्ट हमें देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि उस क्वेश्चन में कैपिटल फंड दे रखा है या नहीं। अगर कैपिटल फंड दे रखा है तो ये अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कैपिटल फंड नहीं दे रखा है तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल फंड बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। इसी पॉइंट को मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है। देखिए ये पॉइंट तो हो गया, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर बैलेंस शीट फर्स्ट वी हैव टू थिंक अबाउट कैपिटल फंड। सर किस पे थिंक करना है? कैपिटल फंड पे थिंक करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, Sometimes capital fund is not given in question. कभी कभी कैपिटल फंड क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है। So in this case we have to calculate, ऐसे केस में हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल फंड। In this case we have to calculate capital fund by preparing opening balance sheet। हमें क्या बनाना होता है? ओपनिंग बैलेंस शीट। हम ओपनिंग बैलेंस शीट के थ्रू कैपिटल फंड मालूम करते हैं। ठीक है, तो सर ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके कैपिटल फंड मालूम किया जाता है। सर अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल फंड दे दिया गया हो तो दे दिया गया हो तो हम केवल डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाएंगे जो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। तो सर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि किसी क्वेश्चन में दो बैलेंस शीट बनाने होंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट तो आपको बनाना ही है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया गया है तो आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट के साथ साथ ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाने होंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट के थ्रू ही आप कैपिटल फंड मालूम कर सकते हैं। समझ में आ गई होगी यहां तक की बातें। आगे इन ओपनिंग बैलेंस शीट ऐसे, अब देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बिगिनिंग का ओपनिंग का मतलब क्या? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सो बिगिनिंग एसेट एंड लायबिलिटी इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आर टू बी शोन। सर ये प्रश्न उठा कि ओपनिंग बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे क्या? हम क्या दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में? तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग बिगिनिंग यानी ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लायबिलिटीज को दिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग ओपनिंग एसेट्स को और ओपनिंग लायबिलिटीज को दिखाएंगे। यानी आप कह लीजिए वर्ष के स्टार्टिंग का, बिगिनिंग का जो एसेट्स होगा या जो लायबिलिटीज होगा उसे हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, अब एक बात समझिए कि हम ये ओपनिंग बैलेंस शीट के थ्रू क्या निकालना चाहते हैं? कैपिटल फंड। और सर हम लोग 11th क्लास में जब हम लोग 11th क्लास में थे तो हम लोग ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि 11th क्लास में, मार्कर चेंज कर लेता हूं, 11th क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन में आप लोगों ने देखा था। ठीक है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो उसी फॉर्मूले को यूज करके यहां भी कैपिटल फंड मालूम किया जाता है। लेकिन याद रखिए आप क्या निकालने जा रहे हैं? ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जो एसेट और लायबिलिटी लेना है वो भी ओपनिंग होना चाहिए, यानी कि ईयर के स्टार्टिंग का होना चाहिए। चलिए सर, अब यहां तक की थ्योरी तो हो गई, आप सब लोग समझ गए यहां तक की पार्ट्स को। अब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट का एक छोटा सा डायग्राम देख रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट का किस तरह का फॉर्मेट होता है। देखिए कोई फॉर्मेट नहीं होता है बेसिकली। ओपनिंग बैलेंस शीट आपको रेयरली कभी कभी क्वेश्चन में बनाने पड़ सकते हैं। और ओपनिंग बैलेंस शीट में आप क्या दिखाते हैं? तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आप एसेट्स को दिखाते हैं। इसका भी फॉर्मेट वैसा ही होता है जैसा बैलेंस शीट का होता है। तो इसमें भी एसेट साइड होते हैं, लायबिलिटी साइड होते हैं। और एसेट साइड में मैंने कुछ एसेट्स के नाम दे दिए। ये कौन से एसेट हैं सर? सर ये सभी के सभी एसेट ओपनिंग एसेट्स हैं।
ओपनिंग एसेट्स हैं, और ये मैंने कुछ लायबिलिटीज के नाम दे दिए। ये सभी लायबिलिटीज ओपनिंग लायबिलिटीज हैं, ये सभी लायबिलिटीज ओपनिंग लायबिलिटीज हैं। सर ये जो ओपनिंग एसेट्स है और ओपनिंग लायबिलिटीज है, इसमें से अगर टोटल ओपनिंग एसेट्स में से टोटल ओपनिंग लायबिलिटीज को घटा दिया जाए तो यहां पर कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर में मालूम हो जाएगा। समझ में आ गया कि कैपिटल फंड कैसे मालूम होगा? तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग एसेट्स को दिखा देंगे, यानी वर्ष के शुरू में होने वाले एसेट्स को, रहने वाले एसेट्स को दिखा देंगे। और अगर हम इसको समझाएं तो आपको समझाएंगे कि अगर मान लीजिए हम फाइनेंशियल ईयर लेते हैं 19 से 20, तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट, मान लीजिए ये ईयर स्टार्ट कब हुआ तो 1/4/2019 को, और एंड कब हुआ 31 मार्च 2020 को। तो अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा तो वो किस डेट में बनेगा? 1/4/2019 को। अब 1/4/2019 को फर्म के पास, एनपीओ के पास जितना भी एसेट्स रहेगा वो सब एसेट्स यहां पर दिखाए जाएंगे, और इसी डेट में वर्ष के एनपीओ के पास जितना भी लायबिलिटीज रहेगा वो सब भी यहीं पर दिखाए जाएंगे। और उन सभी एसेट्स को दिखाने के बाद, उन सभी लायबिलिटीज को दिखाने के बाद, ये बेसिकली लायबिलिटीज के कुछ एग्जांपल लिख दिया मैंने। इन सभी एसेट्स को दिखाने के बाद, इन सभी लायबिलिटीज को दिखाने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर होगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैपिटल फंड कहलाएगा। मान के चलिए कि इस टोटल एसेट्स का सम 10 रुपया है, और इन टोटल लायबिलिटीज का सम मान के चलिए कि 8 रुपया होता है, तो 10 - 8 बराबर यहां पर 2 रुपया आ जाएगा कैपिटल फंड। ठीक है यहां तक? तो अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि कैपिटल फंड कैसे निकाला जाएगा, वो तो समझ गए। एक बार एसेट्स का लिस्ट पढ़े, जैसे ओपनिंग कैश, फर्म के पास ओपनिंग में, यानी कि एनपीओ के पास ओपनिंग में वर्ष के स्टार्टिंग में कितना कैश था वो दिखा दिया, बैंक कितना था वो दिखा दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा एसेट होता है, आप सबको पता ही है, और अगर नहीं भी पता है और आप ये वीडियो देख रहे हैं आप 12th क्लास में, तो ये बात समझिए कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारा एसेट होता है। मतलब आउटस्टैंडिंग है या एक्रूड है तो वो हमारा एसेट होता है। फर्नीचर एसेट होता है, बिल्डिंग एसेट होता है, किसी भी मेडिसिन का स्टॉक है, स्टेशनरी का स्टॉक है, तो वो सब हमारा एसेट होता है। तो सभी एसेट्स को हम लोग दिखा दिए, ओपनिंग एसेट्स को एसेट साइड में दिखा दिया, और ओपनिंग लायबिलिटीज को, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव में एडवांस, कोई भी इनकम है अगर वो एडवांस में मिल गया तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है। कोई भी इनकम अगर एडवांस में रिसीव हो रहा है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो वो भी हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखा दिए। और कोई खर्चा है, एक्सपेंसेस है, अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो फिर वो हमारे लिए लायबिलिटी है, वो भी हम लोगों ने दिखा दिया। और एसेट्स में से लायबिलिटी को हटा दिया तो वो हमारा कैपिटल फंड मालूम चल गया। अब इसीलिए आपसे अगर कोई पूछे ये कैपिटल फंड क्या होता है, आप इसे डिफाइन करो प्लीज, तो आप क्या कहोगे? सो नोट में हमने लिखवा दिया कि कैपिटल फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, ये जो टोटल ओपनिंग एसेट्स हैं, माइनस टोटल लायबिलिटी, ये जो टोटल लायबिलिटी है। ठीक है, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को घटाने के बाद क्या निकल जाता है? कैपिटल फंड निकल जाता है। दूसरे शब्दों में एक्सेस ऑफ एसेट्स, ये जो एसेट है एक लायबिलिटी से कितना एक्सेस है, यानी कि एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल फंड। चलिए यहां तक हम लोगों ने बैलेंस शीट को देख लिया, ये था ओपनिंग बैलेंस शीट। अब यहां तक आप सब लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, यहां तक सब लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट के ऊपर। सर बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है और बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें होती है, आप सब लोग जानते ही हैं कि बैलेंस शीट में हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज़ को दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट का बेसिकली जो लेफ्ट पोर्शन होता है उसमें हम लोग लायबिलिटीज़ को दिखाते हैं, और जो राइट पोर्शन होता है उसमें हम लोग एसेट्स को दिखाते हैं। एसेट्स में गिनी चुनी चीज़ें, 3 चीज़ें, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स को दिखानी है। और लायबिलिटी साइड में आप सबसे पहले कैपिटल फंड को दिखाते हैं, फिर कैपिटल रिसिप्ट्स को दिखाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कैपिटल फंड को दिखाते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स को दिखाते हैं, और फिर करंट लायबिलिटीज को दिखाते हैं। ठीक है, एसेट साइड में आप फिक्स्ड एसेट्स को दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं और करंट एसेट्स को दिखाते हैं। इस तरह से आप एसेट साइड में भी 3 बाइफरकेट कर सकते हो और लायबिलिटीज में भी बाइफरकेट करके 3 पोर्शन देख सकते हो। चलिए अब ये मेरे बताने का अलग तरीका है थोड़ा सा, ताकि आप किसी भी चीज को मिस ना करें, आप आराम से समझिए। अब देखिए, आप जैसे फिक्स्ड एसेट्स को दिखला रहे हैं तो ये फिक्स्ड एसेट्स हो गए, लेकिन आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया जाएगा और आपको कोशिश की जाएगी कि आप कंफ्यूज हो। तो आपको क्या सब दिया जा सकता है और आप यहाँ जो एसेट दिखा रहे हैं उसको कैसे दिखाना है, रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इस पे थोड़ा बात करते हैं। देखिए, आपको जो ये एसेट्स दिखाने हैं, ये जो एसेट्स आप दिखा रहे हैं, इसमें आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हम ले लें, ओपनिंग बैलेंस ले लें, प्लस अगर कहीं किसी एसेट को परचेज किया गया है तो हम लोग वो ले लें और जोड़ दें
और उसमें से अगर किसी एसेट को बेचा गया है तो जो उसका कॉस्ट है उसे हम लोग यहाँ से माइनस कर लें, और अगर उस पर कोई डेप्रिसिएशन, क्योंकि आप जानते हैं फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, तो डेप्रिसिएशन के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हो तो आप ये याद रखेंगे कि इन दोनों को हमें माइनस कर देना है, और फाइनली जो यहाँ आएगा वही बैलेंस हम यहाँ पर बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखनी है। सर अब बारी बारी से एक बार बात करते हैं कि सर ये ओपनिंग बैलेंस कहां मिलेगा। सर ओपनिंग बैलेंस अगर किसी एसेट का होगा तो वो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में मिल जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में मिल जाएगा। सर परचेज कहां मिलेगा। सर अगर किसी एसेट को वाकई परचेज किया गया है तो इस बात की सूचना आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में मिल जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में आपको दिया गया है बाय फर्नीचर, तो इसका मतलब बाय फर्नीचर, तो इसका मतलब कि फर्नीचर को परचेज किया गया है, तो वो आप यहां से ले लोगे। सर ये सेल की सूचना कहां मिलेगी। सर सेल की भी सूचना मिलेगी, ये परचेज की सूचना हो गई, और सर सेल अगर किया गया होगा तो सेल की सूचना आपको इधर मिल जाएगी। अगर इधर लिखा हुआ है टू फर्नीचर तो इसका मतलब ये फर्नीचर को यहां पर बेचा गया है। सर बेचा गया है तो जो सेल प्राइस होगा वो लेना है क्या। नहीं बउआ, जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा ना वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो आपको यहां से माइनस कर देना है। ठीक है यहां तक। और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस सेल और माइनस डेप्रिसिएशन, इन सबों को आप जब प्लस माइनस कर लोगे लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो आपके एसेट का बैलेंस होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं, यहां तक की बात तो समझ में आ गई। सर एक बात बताओ, आप समझाए नहीं कि यहां पे आपने कॉस्ट क्यों लिया। बुआ कॉस्ट इसलिए लिया क्योंकि आप जब ओपनिंग बैलेंस लेते हो वो भी कॉस्ट पे होता है, और आप जो परचेज करते हो वो भी कॉस्ट पे होता है। तो इसीलिए जब आप परचेज में से माइनस करोगे सेल को तो कॉस्ट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस ही माइनस होना चाहिए। इसीलिए यहां पे सेल जो लिया जाता है वो किस पर लिया जाता है, कॉस्ट पर लिया जाता है। ठीक है, चलिए, और डेप्रिसिएशन भी किस में से माइनस होता है, कॉस्ट में से ही माइनस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ये तो समझ में आ गया एसेट से रिलेटेड क्या कैसे दिखाना है एसेट को। ओपनिंग बैलेंस में अगर कोई परचेज किया गया है तो जोड़ देना है, अगर कोई सेल किया गया है तो उसे माइनस कर देना है, और अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो उसे भी माइनस कर देना है। चलिए एसेट से के रिगार्ड में ये सारी बातें आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात कर रहे हैं सर अगर किसी क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट हो, जनरली आपको देखने को मिलेगा, तो आप इन्वेस्टमेंट के समय हमेशा सतर्क रहिएगा कि इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू होता है, इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू होगा उसमें कई बार इंटरेस्ट हिडन होता है, उसमें कई बार हिडन इंटरेस्ट होता है। हिडन का मतलब छुपा हुआ होता है इंटरेस्ट। आप देखोगे इन्वेस्टमेंट इस डेट को खरीदा और उस पर 10% इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट के साथ एक रेट लिखा रहेगा, मान लीजिए 10%, 12%, 20%, तो ये जो 10% है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब इस पे इंटरेस्ट हमको मिला है। सर अगर मिला होगा ना तो आप देख लेना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जरूर मिला होगा। ठीक है यहां तक। अगर इंटरेस्ट मिल गया है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट बाकी है, नहीं मिला है, या मान के चलिए कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो उसका 10% इंटरेस्ट कितना हुआ, 10,000। तो मान लीजिए यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000 है, जबकि 1 लाख का 10% मिलना कितना चाहिए था, 10,000, और यहां पे कितना मिला है, 8,000। इसका मतलब 2,000 क्या हो गया, एक्रूड हो गया, जो अभी तक नहीं मिला है, आउटस्टैंडिंग हो गया। तो ऐसे में एक्रूड इंटरेस्ट जो 2,000 है वो हम यहां जोड़ देंगे, और यहां बाहर में 1,02,000 रुपए इन्वेस्टमेंट को दिखला देंगे। समझ में आ गई बातें। इन्वेस्टमेंट जब भी दिखाओगे तो सतर्क रहना, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हिडन होता है। कौन सा इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो ड्यू तो हुआ लेकिन अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 2 चीजों को डिस्कस कर दिया, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। सर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आप लोग जानते हैं कैश या बैंक, ये आपको कहां दिख जाएगा, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का
क्लोजिंग बैलेंस होगा सर स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, ये कैसे ऐसे निकालना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल, जितना भी पहले से था वो प्लस जितना भी खरीदा वो माइनस सेल। अगर मान लीजिए स्टॉक दिया ही हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर स्टॉक दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो ऐसे केस में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल कर देने से आपका स्टॉक निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्रूड इनकम, सर कोई भी इनकम हो, एग्जांपल सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, और सब्सक्रिप्शन अगर एक्रूड है मतलब कि आउटस्टैंडिंग है, अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, कोई भी इनकम हो, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, या इंटरेस्ट है, या कोई भी इनकम है, या रेंट है, कोई इनकम है, और वो अभी एक्रूड है यानी कि आउटस्टैंडिंग है, तो वो हमारा एसेट होता है, तो वो हम दिखा देंगे। और अगर कोई एक्सपेंसेस है, अगर कोई एक्सपेंसेस है जो एडवांस है, मतलब कि हमने खर्च तो किया है लेकिन अभी समय नहीं आया, समय से पहले ही मैंने पेड कर दिया, तो वो हमारे लिए एसेट होता है, वो हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लायबिलिटी साइड के ऊपर आते हैं। लायबिलिटी में सबसे पहले क्या दिखाना है, कैपिटल फंड। सर अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं मालूम है तब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और ओपनिंग बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर के रूप में हमारे पास कैपिटल फंड मालूम हो जाएगा। सर उसके बाद सरप्लस, ये कहां से आएगा, सरप्लस या डेफिसिट, दोनों में से कोई एक ही चीज रहेगा, और ये कहां से आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना करके ये हमें मालूम चल जाएगा। और अगर सरप्लस हो तो जोड़ देना, डेफिसिट हो तो माइनस कर देना, और जो बैलेंस आएगा वो यहां दिखा देना है। सर कैपिटल फंड डील हो गया, डील हो गया। सर कैपिटल रिसिप्ट, आपको पता है जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देख रहे थे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट साइड में और पेमेंट साइड में रिवेन्यू आइटम भी होता था और कैपिटल आइटम भी होता था, पेमेंट साइड में भी रिवेन्यू आइटम भी होता था और कैपिटल आइटम भी होता था। तो जितने भी रिवेन्यू है वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले गए, लेकिन जो कैपिटल आइटम बच जाता है वही हम बैलेंस शीट में लेके आते हैं। सर पेमेंट साइड में जो कैपिटल आइटम बचता है उसे तो हम लोग कैपिटल पेमेंट समझ लेते हैं, कैपिटल पेमेंट जिसको मैंने आपको परचेज बतला दिया। और सर अगर रिसिप्ट साइड में कोई कैपिटल है, रिसिप्ट साइड में कोई कैपिटल रिसिप्ट है तो वो हम बैलेंस शीट में लेके आते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या, सब जैसे लोन ले लिया वो कैपिटल रिसिप्ट है, बार बार नहीं लेते हम लोग। लाइफ मेंबरशिप फी, इंडोमेंट फंड, स्पेशल डोनेशन, ये सब कैपिटल रिसिप्ट्स हैं और इसे हम लोग यहां पर लाते हैं। करंट लायबिलिटीज, सर करंट लायबिलिटीज में क्या सब आता है, तो जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, एडवांस इनकम, कोई भी इनकम अगर एडवांस में मिल गया तो वो हमारे लिए क्या है, कोई भी इनकम अगर एडवांस में मिल गया तो हमारे लिए करंट लायबिलिटीज है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई खर्चा है जो अभी आउटस्टैंडिंग है यानी कि हमें पेड करना है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। इस तरह से हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को हम लोग दिखाएंगे, और इस तरह से एसेट और लायबिलिटीज दिखाने के बाद लास्ट में जो टोटल आएगा वो हम लोगों का इक्वल होगा, तो हम लोगों का बैलेंस शीट यहाँ पे तैयार हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे डील करना है जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों अगर दिया जाए और दोनों बनाने को कहा जाए और एडजस्टमेंट भी दिया जाए तो हम लोग काम को कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक आग्रह आप लोगों से, ये जो वीडियो है वो मैं केवल लॉकडाउन के ड्यूरेशन में दे रहा हूँ। लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जो स्टूडेंट मेरे हैं वो तो पढ़ेंगे ही, जो स्टूडेंट कहीं और भी पढ़ रहे हैं उन्हें भी जुड़ने दीजिए, ताकि उनका भी पढ़ाई ना रुके। और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद तो आप लोग क्लास में ही जो फेस टू फेस है वही पढ़ोगे, लेकिन फ़िलहाल आप लोग ये करना कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ देना ताकि सब लोग एक साथ पढ़ाई कर सको। और अगर कोई दिक्कत होगा, अगर कोई इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत होगी वीडियोज़ में, या फिर आपका कोई सजेशन है कुछ भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें बताएं, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और घर पे रहिए। थैंक यू।